तो बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ये हमारा आज का टॉपिक है। और इससे पहले हम केमिस्ट्री ऑफ अल्केन पढ़ चुके हैं, और केमिस्ट्री ऑफ अल्केन में हम मीथेन और इथेन अल्केन फैमिली के दो मेंबर्स को पढ़ चुके हैं। और इन दो मेंबर्स के हमने क्लास में जो डिस्कशन किया है वो किया है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी प्रिपरेशंस का। फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस आपने खुद रीड आउट करने थे, कोई कंफ्यूजन होनी थी तो आपने पूछना था। तो ये टॉपिक था। अच्छा, अब हम अपनी अगली फैमिली के जाने चल रहे हैं। हाइड्रोकार्बन की अगली फैमिली हमारे पास अल्कीन है, और अल्कीन का जो पहला मेंबर है इथीन, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो हम अभी सबसे पहले उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टार्ट लेते हैं। तो इथीन का फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपके सामने लिख दूं। इथीन का फॉर्मूला होता है बेटा C2H4। तो C2H4, इसमें दो कार्बन हैं, और हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कस करनी होगी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन में। तो सबसे पहले एक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने की है। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। हमें पता है कि कार्बन कभी भी ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसके बाद उसकी बॉन्डिंग होती है। तो कार्बन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करेगा। अभी अगर इसके ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट इसकी कुछ इस तरह की होगी कि एस में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी एक्स और पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन है, पी जेड खाली है। ये ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मूव करेगी एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि भाई एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, यहाँ से जम करके जेड में आ जाएगा, और पी एक्स और पी वाई में तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। तो ये है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन जब इस स्टेट में आ जाता है तो उसकी बॉन्डिंग होती है। इस स्टेट से पहले उसकी बॉन्डिंग अगर हम करने की कोशिश भी करें तो हम स्टेबल बॉन्ड हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आता है। हम नहीं लाते, ये सारा काम खुद हो रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरीबा और नुसरत, नेहा सॉरी, अरीबा और नुसरत बोल दिया मैंने। अरीबा और नेहा, आप दोनों का सवाल था इससे रिलेटेड। मेरे ख्याल से ये जुमले मेरे कुछ समझ में आ रहे हैं, आप लोग के सवाल से रिलेटेड थे। जी सर, समझ आ रहा है। जी सर। ओके। तो अब यहाँ पर जब बॉन्डिंग होगी तो ये एस ऑर्बिटल, ये पी एक्स और ये पी वाई और ये पी जेड, ठीक है ना। अच्छा, बॉन्डिंग के दौरान यहाँ पर क्या होगा? इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का एक s ऑर्बिटल और कार्बन के दो p ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तो ये बन जाते हैं sp2। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रही होती है। अच्छा सर, पीजेड के साथ क्या होगा? तो बेटा पीजेड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। पीजेड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, क्यों का जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। अब अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की के स्ट्रक्चर्स को, इन ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर आपके सामने रखूं, तो ये आ गया एस ऑर्बिटल, ये आ गया पी एक्स, ये आ गया पी वाई, ये आ गया पी जेड, एक कार्बन का। सही आपने पढ़ाया था। हाँ तो बेटा इसको इसीलिए मैं इतनी तेजी से लेके चल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा 16 मिनट मैंने ऐसे ही जाया नहीं किए? मुझे अगर इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में घुसना होता तो मैं इतनी बकवास थोड़ी कर रहा होता तुम्हारे साथ। कैसा? खैर, तो अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइज हो गए, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स हमारे पास हाइब्रिडाइज हो गए। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी और शेप अलग अलग होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या है? एनर्जी और शेप मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स के जो हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। पी जेड के साथ कुछ नहीं होगा, पी जेड हाइब्रिडाइज नहीं होगा। ये आ गया हमारे पास पी जेड। अब यहाँ पर थोड़ी सी इनको लेबलिंग दे देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है हमारे पास? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये क्या है हमारे पास? पीजेड जो है, पीजेड तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली पीजेड है या कौन है ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये एग्जैक्टली कौन सा ऑर्बिटल है ये हमें
नहीं पता और हमें पता चल भी नहीं सकता। बस एक ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज रहेगा। सही है। अच्छा, अब ये जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का जो स्ट्रक्चर आएगा वो किस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। इनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये एक कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आ गए। अच्छा, इसमें जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन हो गई। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फॉर 1sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। सही है भाई। अच्छा, अब हमें पता है कि इथीन में भाई दो कार्बन एटम्स होते हैं, तो दूसरे कार्बन एटम के साथ भी सेम हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना होगा, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा। नाउ क्या होगा, इन द एंड ये दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो हैं, मतलब दोनों हाइब्रिडाइज कार्बन्स जो हैं बेसिकली, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। तो हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं, मतलब उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास दोनों कार्बन आ गए जो हाइब्रिडाइज हैं। अच्छा, अब देखो, इन दोनों कार्बन के जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, उन तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में से एक एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो ये दोनों कार्बन एक एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से तो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। और जो एक एक बचा है, जैसे यहाँ पर एक ये बचा है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, एक इधर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इधर हाइड्रोजन जुड़ गया, इस वाले के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ गया, इस वाले के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है। अच्छा, अब रह क्या गया सर, रह गया अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो ये रहा। ठीक है, ये रहा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अच्छा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग करेंगे। अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, ये कहलाते हैं हमारे पास पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अच्छा, पाई बॉन्ड को मजीद समझाने के लिए मैं अपनी वीडियो को ऑन कर रहा हूँ, जरा सा देखिएगा इसको। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन और मेरी वीडियो यानी मेरी मनहूस सी शक्ल आप लोगों को एक साथ नजर आ रही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिनेरियो किस तरीके से कि ये जो मैंने पाई पाई ऑर्बिटल्स बताए हैं, इन पाई ऑर्बिटल्स में जो सेंटर आपके पास ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, ये जो सेंटर वाला जो बॉन्डिंग का हिस्सा नजर आ रहा है, जो दोनों कार्बन एटम्स ने आपस में बॉन्ड किया हुआ है, ये दोनों कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए कि ये दोनों कार्बन एटम के ऑर्बिटल है, ये लेफ्ट वाला कार्बन है, ये यहाँ पर ये राइट वाला कार्बन है। ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों के जुड़ने पर जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, वो कुछ इस तरीके से, ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान से देखो। ठीक है ना। ये सेंटर में आपके पास वो सिग्मा बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, उनके ऑर्बिटल्स हैं। अब जब इनकी जो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज हैं, जब इनकी बॉन्डिंग होगी तो किस तरीके से होगी, ये दोनों अबव द न्यूक्लियर एक्सिस जुड़ेंगे, फिर टूटकर वापस सीधे होंगे, फिर ये बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस जुड़ेंगे, फिर अबव दी न्यूक्लियर एक्सिस जोड़ेंगे, फिर बिलो दी न्यूक्लियर एक्सिस जोड़ेंगे। ये जो अबव एंड बिलो दी न्यूक्लियर एक्सिस जोड़ने की कहानी है ना, ये कुछ इस तरीके से देखो, जब ये ऊपर की तरफ एक दूसरे से जुड़ जुड़ रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा ना, शेयर्ड पेयर, ये दोनों ऑर्बिटल्स में बराबरी से इस तरफ ट्रेवल कर रहा होगा। और फिर जब ये नीचे की तरफ एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो फिर ये दोनों ऑर्बिटल के नीचे वाले पोर्शन में ट्रेवल करके एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। ऊपर नीचे जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे शेयर्ड पेयर एक ऑर्बिटल में है, तो वो ऊपर वाले हिस्से में रिवॉल्व करके नीचे वाले हिस्से में नहीं जा पाता। वो यहाँ से फिर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये इस वाले के ऊपर वाले हिस्से में जो घूमता है, फिर ये ऑर्बिटल ऊपर वाले हिस्से से टूटते हैं, नीचे वाले हिस्से में जाते हैं, फिर नीचे वाले हिस्से से ये एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर घूमता है, फिर ये दूसरे वाले में घूमता है, फिर ये नीचे से टूटते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं।
यानी कि ये कंटिन्यूसली जो बॉन्डिंग है ना वो इस तरीके से चलती रहती है कि ये ऊपर जुड़े, फिर टूट के नीचे जुड़ गए, फिर टूट के ऊपर जुड़ गए, फिर टूट के नीचे जुड़ गए, यानी कि ये एक वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है ना। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी कि न्यूक्लियर एक्सिस पे बॉन्डिंग होती है। न्यूक्लियर एक्सिस क्या चीज होती है, जरा स्क्रीन के ऊपर वापस देखिएगा। देखिए ये है न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, यहाँ पर इस कार्बन का न्यूक्लियस है, ये रहा। इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो बॉन्ड वाला हिस्सा है ये आपको इस लाइन पर ही नजर आएगा। सेम इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ पर है। इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो बॉन्ड वाला हिस्सा है ये आपको न्यूक्लियस पर नजर आएगा। इन दोनों कार्बन के दरमियान अगर हम न्यूक्लियस के दरमियान अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये जो बॉन्ड वाला हिस्सा है ये आपको न्यूक्लियर लाइन पर नजर आएगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है यानी कि पाई बॉन्ड जो है ये आपको इस न्यूक्लियर एक्सिस की लाइन के ऊपर या नीचे ही मिलेगा। ये कभी भी इस लाइन पर नहीं बनेगा, ये इस लाइन के ऊपर या नीचे बनेगा। और ये भी एक ये उन वजूहात में से एक वजह है कि पाई बॉन्ड हमारे पास एक वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यू ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक हुए होते हैं ड्यू टू सेम एनर्जी। क्लियर है सारी बात, कोई सवाल इसमें? बेटा ये क्लियर है, कोई सवाल इसमें? क्लियर। ठीक है। अगर आप सर लोगों को जी बोले। आपका यूट्यूब सलामत है? हाँ यूट्यूब सलामत है। वो तो कल सर्वर डाउन हुआ था उनका, मुझे ये महा ने जो है ना मिसगाइड कर दिया। इसने कहा कि सर यूट्यूब बैन हो गई। उनका सर्वर डाउन था, वो बैन नहीं हुई थी। तो खैर मैंने बाद में उसको देखा तो मुझे खुद भी पता चल गया कि सर्वर डाउन है। तो खैर सर्वर डाउन का मसला तो वो उनके सिस्टम में से है वो, और बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग हैं। वो लोग अपने सर्वर के इश्यूज जो है वो एक दो दिन में सही कर सकते हैं। कराची की बारिशों की तरह थोड़ी है कि एक बार सर्वर डाउन हुआ तो 2 दिन तक सिग्नल ही नहीं आ रही। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये दो टर्म्स हैं। कल मैंने आपके सामने कुछ टर्म्स रखी थी बेटा, आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। कुछ टर्म्स मैंने रखी थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि रिएक्शंस के हवाले से, और आपसे कहा था कि आप लोग जरा इसको इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब ये भी उसी टर्म्स में से कुछ टर्म्स हैं, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनको भी आपने प्रॉपर वे में रट्टा लगाना है और याद रखना है हमेशा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव या कोई नहीं? न्यूट्रल होता है माशाल्लाह। सर, पॉजिटिव होता है। मैंने न्यूट्रॉन नहीं कहा, मैंने न्यूक्लियस क्या है। और न्यूक्लियस में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटॉन्स पॉजिटिव और न्यूट्रॉन नो चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन अगर पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा ये जो न्यूक्लियस लविंग मैं कह रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। अगर ये न्यूक्लियस लविंग है यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज लविंग है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है तो इसका मतलब ये इटसेल्फ इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा नेगेटिव ही अट्रैक्ट होता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एटसेट्रा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल की कुछ एग्जांपल देखें तो CH3 पॉजिटिव और CH3O पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव और NO2 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल इसकी हो गई। सर, जो Cl होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है? जी बेटा, आपने अभी तक सिर्फ नेगेटिव पढ़ा है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है।
हो सकता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की भरपूर तादाद होती है। नेगेटिव चार्ज है ना, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। पॉजिटिव चार्ज है ना बेचारा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। भाई इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा ना बेचारा। और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, डोनर नहीं होता, क्योंकि इस बेचारे में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंग टू लिविस, न्यूक्लियोफाइल आर बेसिस और इलेक्ट्रोफाइल जो है लिविस के मुताबिक एसिड्स होते हैं। वो लिविस क्या एसिड बेस थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट आप लोग फर्स्ट ईयर में और 9 में पढ़ चुके हो। लिविस ने कहा था एसिड वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं, बेसिस वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ये है बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो बेस है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड। क्लियर है? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आज के पूरे लेक्चर में किसी को कोई परेशानी नहीं है? अब ये सारी बातें, ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन, ये सारे मंजन, ये एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे अल्फाज, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले रिएक्शंस में इन टर्मिनोलॉजीज का मैं बारहा इस्तेमाल करूंगा। तो अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसके अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ इथीन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? और होप सो हमारी नेक्स्ट क्लास फिजिकल हो। अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है, जो भी होगा आपको कैंपस में इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज़।